चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 9 शुरू करते हैं। जो चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मीन्स क्या, वो आपको पता है ना, कि जहाँ से हमारी नीड के अकॉर्डिंग जो चीज़ें मिलती हो तो वो हमारा रिसोर्स कहलाता है। जैसे अगर आपको सिंपल ऐसा कहा जाए कि लाइट हमें सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है, तो सन में से मिलती है, तो ये हमारा रिसोर्स कहलाया। पानी आपको सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता है, तो रिवर और ओशंस में से मिलता है, तो रिवर वो आपका रिसोर्स कहलाया। जहाँ से हमारी नीड के लिए जो जरूरी चीजें मिलती हैं तो वो हमारे रिसोर्सेस। हर एक इंसान को अपने डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए ये रिसोर्सेज की जरूर होती ही होती है। और इन रिसोर्सेज में से ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज में से एक है। फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट का मतलब ये कि जिसमें हर तरह के वेजिटेशंस एक साथ आ जाते हो। हर तरह के वेजिटेशंस मतलब जिसमें जो है वो छोटे छोटे हर्ब्स, श्रब्स, ग्रास, बड़े बड़े ट्रीज सब एक साथ जहाँ पर आ जाते हो ना, तो वो फॉरेस्ट, वो जंगल कहलाते हैं। ठीक है, और इन फॉरेस्ट के लिए दूसरी बात ये कही जाती है कि फॉरेस्ट मीन्स कि जो नेचुरली ग्रो होते हो। कोई इंसान ने अगर जो है वो कितने सारे पेड़ लगाकर पूरा जंगल बनाया है, तो वो एक्चुअली फॉरेस्ट नहीं कहलाया, वो सिर्फ एक वेजिटेशन एरिया कहलाया। ठीक है ना, लेकिन कि जो एरिया खुद नेचुरली ग्रो होता हो, जो इतने सालों से पहले कोई जंगल जो थे वो कोई इंसान ने बनाए थे, नहीं ना। नेचुरली कहीं पर खुद ही एक पेड़ तैयार हो जाता हो, नेचुरली बहुत सारे पेड़ एक साथ तैयार हो जाते हो तो वहां पर जंगल बन जाता है, तो उसे फॉरेस्ट कहते हैं, या उसे दूसरा कहा जाता है वर्जिन वेजिटेशंस। वर्जिन वेजिटेशन, क्योंकि वो नेचुरली खुद ही तैयार होते हैं, कोई इंसान का उसमें हाथ नहीं होता। ठीक है ना, हम लोगों को इस चैप्टर में ऐसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में समझना है। सबसे पहले हम लोग फॉरेस्ट के बारे में शुरू करें। तो फॉरेस्ट के बारे में अगर हम लोग सबसे पहले शुरू करें ना, तो फॉरेस्ट के कुछ टाइप्स हैं। कुछ टाइप्स हमने आगे के स्टैंडर्ड्स में पढ़ते थे, पता है 9th स्टैंडर्ड में आता था आपको फॉरेस्ट के टाइप्स, जिसमें वो आता था ना कि भाई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, या डेजर्ट वाले जो फॉरेस्ट, तो ऐसे सब टाइप्स आपको 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। अब थोड़े अलग तरह से इसमें हमें ये टाइप्स देखने हैं। तो हमारे चैप्टर का पहला ही टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, या समझो फॉरेस्ट के अलग अलग टाइप्स। जिसमें टाइप्स आता है पहला अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैनेजमेंट के हिसाब से, या कहो कि उन फॉरेस्ट को संभालता कौन है उनके हिसाब से। ठीक है ना, सबसे पहले टाइप्स आते हैं अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, कि उन फॉरेस्ट को कौन संभालता है। तो उसमें सबसे पहला आता है, वो आता है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट, कि ये फॉरेस्ट जिसका डायरेक्ट कंट्रोल वो गवर्नमेंट के हाथों में होता है। गवर्नमेंट के हाथों में होता है तो वो रिजर्व फॉरेस्ट कहलाते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने कुछ जो है वो फॉरेस्ट ऐसे रिजर्व करके रखे हैं। रिजर्व मतलब तो पता है ना, अलग करके रख दिए हैं। सरकार ने कुछ फॉरेस्ट के इलाकों पे अपना इस तरह से कंट्रोल करके रखा है कि उसके बाद वहां पे उस फॉरेस्ट में हर चीज की मनाही होती है। हर चीज की मतलब कि ना वहाँ फॉरेस्ट में आप खेती कर सकते हो, ना अपने एनिमल्स को वहां पर पेस्चरिंग के लिए, मतलब समझो कि भाई वहां पर एनिमल्स को घास खिलाने के लिए, घुमाने के लिए ले जाते हैं, या कोई इंसान वहां घूमने के लिए जाता हो, वो सब चीजें बंद, वो सब चीजें अलाउड होती नहीं है। तो ऐसे फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट कहलाते हैं। ठीक है ना, और इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पूरा मैनेजमेंट, पूरा संभालने का काम वो कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। समझ आ रही है बात, तो ये रिजर्व फॉरेस्ट कहलाए। दूसरा एक फॉरेस्ट का टाइप आता है जिसे कहते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है ना, दूसरा कौन सा टाइप, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहलाए। तो जैसे ये नाम है वैसा ही, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो होते हैं कि जब गवर्नमेंट नहीं, लेकिन दूसरे कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ कहते हैं ना, एनजीओ नाम सुना होगा ना आपने, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, कि जब कोई सरकार के अलावा कोई इंसान, भाई कोई ग्रुप ने मिलकर कोई फॉरेस्ट को खुद संभालना नक्की किया हो, कुछ लोगों ने, कोई एक संस्था ने, कोई कंपनी ने, किसी ने भी, आप लोग ही अगर कोई ऐसा नक्की करो कि चलो भाई हम लोग जो है वो 10-15 दोस्त हैं, हम लोग नक्की करते हैं कि हमारे सिटी के आखिरी में जो जंगल आया हुआ है ना नेचुरल,
भाई इस जंगल को हम लोग संभालेंगे, हम केयर करेंगे कि उस जंगल में कोई पेड़ ना काटे, उस जंगल में कोई भी वहाँ की जमीन को खराब ना करे, कोई भी वहाँ पर ऐसे गाय भैंसों को भेड़ बकरियों को चराने के लिए ना ले जाए, क्योंकि वो सब जो है वो पूरा घास खा जाती हैं और खराब कर देती हैं। ठीक है ना, वहाँ पे पॉल्यूशन ना हो, तो इन सब की केयर जब कोई लोग खुद करते हो ना, तो ऐसे फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें सरकार ना संभालती हो, जो सरकार संभालती है और सरकार सब कामकाज मैनेज करती है तो उसे रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। लेकिन सरकार के अलावा कोई लोग, कोई ग्रुप, कोई एनजीओ, उन वो लोग मिलकर अगर कोई फॉरेस्ट संभालते हो तो उसे कहते हैं हम लोग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, एंड तीसरा टाइप आता है मैनेजमेंट के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से तीसरा टाइप आता है, वो आता है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड, अनक्लासिफाइड का मतलब कि जो फॉरेस्ट के टाइप्स इन दोनों में ना आते हो तो वो अनक्लासिफाइड कहलाते हैं। सिंपल मीनिंग समझो तो अनक्लासिफाइड मतलब खुले जंगल, खुले जंगल वहां पर कि ना उसे सरकार संभालती है ना कोई लोग उसे संभालते हैं, बस खुले जंगल है, ये दोनों उसे संभालते नहीं है। उस जंगल में कोई चीज की मना नहीं होती, आपको जो करना है करो वहां पर। ठीक है, भले खेती करो, गाय भैंस को चराने जाओ वहां, भले पेड़ काटो, पेड़ काटने पर भी वहां कोई आपको रोकता नहीं है, क्योंकि कोई संभालने वाला ही नहीं ना, तो उसे अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कहते हैं। समझ आ रहा है? तो ये संभालने के हिसाब से मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ये 3 टाइप हो गए ना। एक रिजर्व मतलब जिसे सरकार संभालती हो, दूसरा प्रोटेक्टेड मतलब जिसे कोई प्राइवेट पर्सन या कोई प्राइवेट कंपनी संभालती हो, और तीसरा अनक्लासिफाइड। अनक्लासिफाइड मतलब कि जो दोनों में नहीं आता हो। ठीक है, जो दोनों कैटेगरी में नहीं आता हो तो वो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ठीक है ना, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से मैनेजमेंट हुआ, ये फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन हुआ। और दूसरे टाइप्स आते हैं फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन, दूसरा आता है वो आता है ऑनरशिप के हिसाब से। ऑनरशिप मतलब के मालिकी के हिसाब से, कि उस फॉरेस्ट के मालिक कौन। अब मालिक मतलब वही फिर उसे संभालते हैं, वही फिर उसकी केयर करते हैं। तो ऑनरशिप के हिसाब से फॉरेस्ट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहला टाइप आता है वो आता है स्टेट फॉरेस्ट। सबसे पहला कौन सा, स्टेट फॉरेस्ट आता है। इसका मतलब ये कि जिसकी ऑनरशिप मतलब जिसके मालिक सरकार हो, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या तो कोई स्टेट गवर्नमेंट या तो दोनों मिलकर कोई जंगल को अगर संभालते हो ना, वो उसके मालिक हो ना, तो वो उसे स्टेट फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट मिलकर उसे संभालती हो तो वो स्टेट फॉरेस्ट। दूसरा आता है वो आता है कॉम्युनल फॉरेस्ट। दूसरा कौन सा, कॉम्युनल फॉरेस्ट। तो कॉम्युनल फॉरेस्ट मतलब क्या, कि जब कोई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जैसे कि आते हैं ना ये ग्राम पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, कॉरपोरेशन या डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये सब जो होते हैं ना, ठीक है ना, जैसे कोई भी म्यूनसिपैलिटी हो गई, ग्राम पंचायत हो गया, वो लोग मिलकर अगर कोई जंगलों को संभालते हो, उन्होंने कोई जंगल अपने नाम पे किए हो, ऑनरशिप मतलब वो मालिक बने हो, उन्होंने वो जंगल अपने नाम पे कर लिए हो, तो ऐसे फॉरेस्ट कॉम्युनल फॉरेस्ट कहलाते हैं। समझ आ रही है बात? कॉम्युनल फॉरेस्ट मतलब ये कि जिन्हें जिन्हें कोई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे कि म्यूनसिपैलिटी, ग्राम पंचायत या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तो वो उसे संभालती हो, तो ये कॉम्युनल फॉरेस्ट हुए। और उसके बाद आता है कॉम्युनल फॉरेस्ट के बाद तीसरे आते हैं प्राइवेट फॉरेस्ट। तो ये नाम से ही है ना, प्राइवेट फॉरेस्ट मतलब कि जब कोई फॉरेस्ट कोई इंडिविजुअल ने, कोई एक पर्सन ने या कोई एक कंपनी ने या कुछ लोगों के ग्रुप ने वो फॉरेस्ट खरीद लिया हो। होता है कितनी बार, जैसे कोई दवाइयां बनाने वाली कंपनी होती है ना, तो उनकी दवाइयां बनती है इनमें से, किसमें से, ये ट्रीज में से, प्लांट में से ये दवाइयां बनती है। तो कितनी बड़ी बड़ी दवाइयां बनाने वाली कंपनी है तो वो पूरा का पूरा जंगल खरीद लेती है। हाँ, ओनरशिप के अकॉर्डिंग मतलब उनकी मालिकी के हिसाब से वो पूरा जंगल खरीद लेती है कि अब ये पूरा जंगल हमारे नाम पे है, हम लोग इसे संभालेंगे। तो वो खुद ही उन जंगलों में अगर कोई पेड़ काटते भी है ना दवाई बनाने के लिए, तो दूसरा पेड़ वो खुद ही तैयार कर लेते हैं, क्योंकि ये उनका ही जंगल है तो वो खुद केयर करेंगे ना। ठीक है ना, तो ऐसे फॉरेस्ट क्या कहलाते हैं, प्राइवेट फॉरेस्ट कहलाते हैं।
ठीक है, कि जब कोई प्राइवेट पर्सन, कोई प्राइवेट संस्था इनको संभालती हो तो ये प्राइवेट फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट ज्यादातर उड़ीसा, मेघालय, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। बरोबर। कितनी बार ऐसा भी होता है कि कोई प्राइवेट फॉरेस्ट में कि कोई जमीन एकदम खाली पड़ी हुई हो ना, खाली सूखी जमीन एकदम पड़ी हुई हो, तो उन जमीन को भी ये प्राइवेट पर्सन वो जमीन खरीद लेते हैं और फिर उसकी केयर खुद करते हैं। खुद वहां पर जो है वो खेती करेंगे, खुद वहां पर नए नए पेड़ लगाएंगे। तो ये सब किस में आते हैं? प्राइवेट फॉरेस्ट में आते हैं। ठीक है, तो ऑनरशिप के हिसाब से भी ये फॉरेस्ट के टाइप समझ में आए ना। पहला स्टेट फॉरेस्ट है कि जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट संभालती हो, उसकी मालिकी के हैं। दूसरा आता है कॉम्युनल फॉरेस्ट। तो कॉम्युनल फॉरेस्ट मतलब कि जो फॉरेस्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे म्यूनसिपैलिटी, ग्राम पंचायत वो संभालती हो। और थर्ड प्राइवेट फॉरेस्ट मतलब कोई प्राइवेट पर्सन जो इसे संभालते हो। ठीक है, हाँ ये टाइप समझ में। अब देखो फॉरेस्ट हमारे लिए कितने जरूरी हैं ये तो सबको पता ही है ना। फॉरेस्ट में से हमें कितनी सारी चीजें जो है वो मिलती हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है पता है कि हर इंसान जो है वो अपनी लालच की वजह से इन फॉरेस्ट में से, इन जंगलों में से अपनी जरूरी चीजें तो सब लेता जा रहा है, लेकिन उनकी केयर करना हर इंसान ने छोड़ दिया है। इसकी वजह से बिना सोचे समझे आजकल के लोग जो है वो सिर्फ इन जंगलों को काटते जा रहे हैं। और इसी वजह से हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी इसी के ही ऊपर है, जो टॉपिक का नाम है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, उसके इम्पैक्ट देखें और उसकी रेमेडीज समझे हम लोग। पहले तो समझो डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या कहते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन करना, मतलब जंगलों को बिना सोचे समझे काटते जाना, तो उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ये डिफॉरेस्टेशन आज के टाइम में सिर्फ हमारे इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज एक ग्लोबल प्रॉब्लम हो चुकी है। पूरी दुनिया में हर एक इंसान अपने मतलब की वजह से इन जंगलों को काटता जा रहा है। और वहां पे प्रोग्रेस के नाम पे, भाई हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, इस नाम पे सभी जंगलों को खत्म करके और वहां पे अपनी जरूरी चीजें बनाते जा रहे हैं। लेकिन इंसान ये नहीं सोच रहा है कि अगर जंगल खत्म हो गए तो फ्यूचर में वो नुकसान भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। आज सबको पता है जंगलों को काट कर वहाँ बड़े बड़े एयरपोर्ट बना देते हैं। कितने सारे जंगल काट कर वहाँ बड़े बड़े डैम बना दिए जाते हैं। या तो फिर जब सिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है, अर्बनाइजेशन होता है ना, मतलब जब सिटी इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से सभी जंगल के लोग, सॉरी, सभी जंगलों को काट कर वहां पर भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और सिटी को इंक्रीज किया जाता है। तो ये डिफॉरेस्टेशन मतलब बिना सोचे समझे इन जंगलों को काटते जाना। और इससे इम्पैक्ट क्या होता है? इट्स इम्पैक्ट मतलब असर। इससे क्या असर होता है? तो इससे जो असर होता है ना, सबसे पहले तो वो भुगतना हमें ही पड़ता है। ये इंसान नहीं सोचता कि जैसे कि आपको पता है अगर जंगल काट दिए जाए ना तो सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन बढ़ता जाता है। ये ट्रीज क्या करते हैं? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन देते हैं। सही बात ना। अगर ये ट्रीज ही ना होंगे ना तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन बढ़ता जाता है, और जिससे फिर ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है। दूसरा कि अगर इन जंगलों को काट दिया जाए तो जिससे सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम आती है। पता है सॉइल इरोजन मतलब कि भाई पूरी की पूरी जमीन खराब हो जाना, ये सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम इसमें आती है। आती है कि नहीं? ठीक है, पूरी जमीन खराब हो जाती है, और इतनी खराब कि फिर वो ना खेती लायक रहती है ना उसमें कोई फिर पेड़ तैयार होते हैं। तो इनकी फर्टिलिटी खराब हो जाती है, जमीन की फर्टिलिटी कम हो जाती है। कितनी जगह पर जो रेगिस्तान के आसपास कोई अगर जंगल हो और वो जंगल अगर काट दिए जाए ना तो रेगिस्तान वो भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। मतलब डेजर्ट इंक्रीज होता है। फिर जहाँ पर थोड़ी जमीन सूखी होगी ना तो जंगलों को काटने से वो पूरी जमीन भी रेती से भर जाएगी और वो पूरी जमीन भी ड्राई हो जाएगी। और दूसरी बात तो ये तो देखो कि अगर जंगलों को काटने से उनके अंदर के जो एनिमल्स होंगे, जंगलों में रहने वाले एनिमल्स, वो कहाँ जाएंगे? उन्हें भी तो नुकसान होगा ना। जंगलों के अंदर रहने वाले एनिमल्स, उन्हें भी
हैवी लॉस होता है, कितनी बार उन उन एनिमल्स की ज़िंदगी चली जाती है, या वो एनिमल्स अपने बचाव के लिए जंगल छोड़कर शहर की तरफ भाग आते हैं। होता है कि नहीं, कितनी बार वो जो है वो शहर में चले आते हैं, और फिर शहर में आने पर क्या होगा, लोग उन्हें बचाएंगे थोड़ी, पालेंगे थोड़ी, कि दूर से ही उन्हें देखकर मार देते हैं। आप लोगों ने कितनी बार न्यूज़ में या पेपर में ऐसा पढ़ा होगा कि कितनी बार कोई टाइगर्स या दूसरे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स गांवों में और शहर में घुस आते हैं। सुना होगा ना। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने जंगल में रहने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो ढूंढने के लिए, अपना खाना पीना ढूंढने शहर में ही आते हैं। और शहर में कोई उन्हें संभालता है? कोई भी नहीं संभालता। कोई शहर के लोग, कोई गांव के लोग, उनके घर के बाहर अगर कोई जानवर आ जाए तो वो उसे संभालेंगे थोड़ी, अपने बचाव के लिए वो पहले ही उसको मार देंगे। तो ऐसे एनिमल्स की भी तो डेथ हो रही है ना। ठीक है ना, तो कितना नुकसान होता है इसका, कितना बड़ा इम्पैक्ट है इन जंगलों को काटने का। और इसको रोकने के लिए क्या करें, इट्स रेमिडीज, जो इसमें पॉइंट है ना, रेमिडीज, मतलब कि इनके बचाव के लिए क्या किया जाए। तो इनको, जंगलों को काटना अगर रोकना है ना, तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि जितना हो सके ना वुड का ऑप्शन ढूंढो, लकड़ी का ऑप्शन। मतलब जहां जहां पे लकड़ा यूज होता है ना, ट्राई करो कि लकड़ी की जगह और कोई चीज यूज हो सके। ठीक है, क्योंकि अगर और कोई चीज यूज होगी तो लकड़ा काटना कम पड़ेगा, जंगलों को कम काटेंगे ना फिर। कि जैसे पेपर बनाने के लिए, आपके जो नोटबुक के, टेक्स्ट बुक के पेपर्स आते हैं, वो पेपर बनाने के लिए भी पहले लकड़ों को काटा जाता था। हाँ, पेड़ों में से पेपर बनते थे, लेकिन अब पेड़ों में से पेपर नहीं बनते। अब या तो रिसाइकल किया जाता है पुराने पेपर्स को ही, या तो अब दूसरे मटेरियल से पेपर बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये भी एक तरह का जो है वो ऑप्शन हो गया ना, कि अब पेपर बनाने के लिए पेड़ को काटना पड़ता नहीं है। तो ऐसे से पेपर नहीं, हर चीज के ऑप्शन ढूंढो। हर चीज के जब ऑप्शन मिलते जाएंगे ना, तो इन पेड़ों को काटने से हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज कि देखो कितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, वो इंडस्ट्रीज को अपना रॉ मटेरियल, अपना सामान इन फॉरेस्ट में से मिलता है। जैसे मैंने बताया ना कि कोई दवाई बनाने वाली अगर कंपनी होगी, इंडस्ट्री होगी, तो उन्हें दवाइयों के लिए रॉ मटेरियल वो सब इन फॉरेस्ट में से ही मिलता है ना। बरोबर के नहीं? तो उन लोगों को ये कंपलसरी कह देना चाहिए कि जिन जिन इंडस्ट्री को इन फॉरेस्ट का काम हो ना, तो वो फॉरेस्ट वो अपने नाम पे खरीद लें। फिर उससे क्या होगा, अगर अपने नाम पे खरीद लेंगे तो क्या होगा कि अपनी चीज होगी ना, तो वो सब कंपनी वाले उसकी केयर करेंगे, इंडस्ट्रीज वाले केयर करेंगे। नहीं तो पहले इंडस्ट्री क्या करती थी, एक जंगल में से अपना सामान ले लेते हैं, फिर वो जंगल खत्म हो गया तो दूसरे जंगल में से ले लेते हैं। मतलब अगर 2 पेड़ उन्होंने काटे ना, तो वो वहीं पे ही छोड़ देते हैं, वहां पे दूसरे नए पेड़ वो लगाते नहीं है। तो इससे अच्छा ऐसा स्ट्रिक्ट रूल बनना चाहिए ना, कि जो इंडस्ट्री वाले पेड़ों में से अपनी चीजें ले रहे हैं, तो अगर वो 2 पेड़ काट रहे हैं तो उसकी जगह पर उन्हें 4 नए पेड़ लगाने भी चाहिए। ऐसा रूल होना चाहिए ना, तो तभी तो ये फॉरेस्ट मेंटेन रहेंगे ना। इनके अलावा लोगों में भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों में भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो लोग इन पेड़ों को न काटे, न काटने दें। आपके आसपास भी अगर कोई पेड़ काटने आता हो ना, तो पहले उनसे पूछा करो कि क्या आप लीगली काट रहे हो, गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि ऐसे ही काट रहे हैं, और काट रहे हैं तो क्यों काट रहे हैं, किस वजह से काट रहे हैं, पहले पूछना चाहिए उनसे। बिना परमिशन के या बिना सोचे समझे कभी भी ये डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, पेड़ों को काटना चाहिए नहीं। ठीक है। और इनकी वजह से ही तो ये स्कूल कॉलेजेस के सिलेबस में ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, कि जिससे हर स्टूडेंट, हर किसी को ये अवेयरनेस मिले, ये नॉलेज मिले कि इन पेड़ों को बचाना कितना ज़रूरी है। इनके लिए फिर अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं, आपको पता है ना। फिर वो एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, अदर्स डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, कि जिस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जो है वो लगाए जाते हैं, कि जिससे डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए। बरोबर। इनके अलावा कि भाई फॉरेस्ट में से जो जो चीज़ों का यूज़ होता है ना, जैसे कि फायरवुड यूज़ होता है, इन लकड़ों का एनर्जी के लिए, फ्यूल के लिए यूज़ होता है कि नहीं, फायरवुड की तरह यूज होता है इन लकड़ों का, तो उसका ऑप्शन ढूंढना चाहिए।
पहले जैसे वो घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी का ही यूज करते थे, अब उसकी जगह पर ये गैस मिलता है ना, आपके घर पे अब पाइपलाइन गैस आता है वो। तो जितना हो सके ना इनका ऑप्शन ढूंढो, जो पहले भी बताया कि इनका ऑप्शन जो है वो हमें ढूंढना चाहिए। दूसरा ये कि कितने सारे ऐसे प्लेसेस हैं, ऐसे पिकनिक स्पॉट, ऐसे जो है वो पिलग्रिमेज प्लेसेस मतलब यात्रा स्थल जो जंगलों के बीच में आए हुए हैं या तो जंगलों से होते हुए गुजरते हैं। कितने सारे लोग पिकनिक के लिए जाते हैं कि नहीं, जंगलों में जाते हैं ना, कि चलो भाई इस एरिया में घूमने के लिए जाते हैं। फिर वहां पे क्या करते हैं जंगलों में जाकर, तो वहां पिकनिक मनाने गए तो अपना जो भी कचरा होता है ना, जैसे एक वेफर का पैकेट खाया तो वो प्लास्टिक का कचरा वहीं जंगल में फेंक दिया, ठीक है ना, यहाँ वहां फेंक दिया उन्होंने, जो भी कुछ कचरा हो सब कचरा वहीं जंगल में फेंक कर चले आते हैं। तो वो घूमने तो गए लेकिन वो पूरे जंगल को खराब करके आए। तो ये क्या ध्यान देना चाहिए कि ऐसे प्लेसेस पर कोई भी तरह का कचरा ना फैले। कोई यात्रा करने जाते हैं ना, जैसे अमरनाथ की यात्रा या केदारनाथ की यात्रा, ऐसी यात्राएं हैं जो जंगलों से होते हुए गुजरती है। तो ये केयर करनी चाहिए कि वहाँ के जंगल इनकी वजह से खराब ना हो। वहाँ पे हजारों लोग जो है वो यात्रा करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए ना कि उनकी यात्रा से इन जंगलों को कोई भी तरह का नुकसान ना पहुंचे, बरोबर। तो देखो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, सरकार तो काम करेगी ही, लेकिन सरकार के साथ साथ जब सब लोग भी अवेयर होकर ध्यान देकर काम करेंगे ना, तो ही इन जंगलों को खराब होने से हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट के बारे में पता चला ना। अब फॉरेस्ट के बाद दूसरा एक पॉइंट आता है हमारा, जो है वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी। देखो वाइल्ड लाइफ जनरली क्या कहते हैं, जब भी वाइल्ड लाइफ कहो तो हमारे माइंड में जो है वो इमेजेस आते हैं अलग अलग तरह के एनिमल्स, उसे वाइल्ड लाइफ कहते हैं। लेकिन एक्चुअली वाइल्ड लाइफ मीन्स सिर्फ एनिमल्स नहीं, एनिमल्स आते हैं उसमें, सही है, लेकिन वाइल्ड लाइफ का मतलब सिर्फ एनिमल्स नहीं कहलाता। सिंपल वाइल्ड लाइफ मतलब कहते हैं कि जिसको हम लोग टेम ना कर सकते हो वो सब वाइल्ड में आते हैं। ठीक है ना, वाइल्ड मतलब क्या, जंगली, उसका अपोजिट आप लोग कहते हो ना पालतू। तो जिसको पाला न जा सके, जो नेचर में खुद ही अपनी ग्रोथ करते हो, खुद ही नेचुरली रहते हो, तो वो सब वाइल्ड आते हैं। और वाइल्ड लाइफ मतलब कि उसमें ये सभी आ गए, जिसमें एनिमल्स, इंसेक्ट, बर्ड, फ्लावर्स, प्लांट्स, ट्रीज, ये सब वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड हो गए। ये सब नेचुरली ग्रो करते हैं ना, नेचर में खुद ही जो है वो ग्रो होते हैं और खुद ही रहते हैं। तो ये सब वाइल्ड लाइफ में आ गया। अब हमारे इंडिया की अगर बात करो ना, तो यहाँ पे इंडिया में हर प्लेसेस पे क्लाइमेट, यहाँ की फिजियोग्राफी, सब कुछ बहुत वेराइटीज़ आई हुई है हर किसी में। और इनकी वजह से हमारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ में भी बहुत सारी वेराइटीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पे बर्ड्स, इंसेक्ट, एनिमल्स, वेजिटेशंस, इन सब में देखो तो कितनी सारी वेराइटीज़ हैं। कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेट पूरे वर्ल्ड, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड में 15 लाख स्पीसीज है एनिमल्स और बर्ड्स के। पूरे वर्ल्ड में कितने, 15 लाख स्पीसीज है, मतलब 15 लाख टाइप के बर्ड्स और एनिमल्स आए हुए हैं। और उनमें से 81,251 स्पीसीज वो इंडिया के हैं। मतलब इंडिया में 81,251 टाइप्स के बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट वगैरह आए हुए हैं। और इसके अकॉर्डिंग है ना, ये बायोडाइवर्सिटी में इंडिया पूरे वर्ल्ड में 12th नंबर पे आता है। वाइल्ड लाइफ के हिसाब से अगर आप देखो तो पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडिया का 12th रैंक आता है। यहाँ पर जो है वो अलग अलग तरह के कितने सारे एनिमल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका के एनिमल्स भी जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अफ्रीकन जराख, यूरोपियन वुल्फ, वाइल्ड गॉट, या फिर कश्मीरी डियर, एलिफेंट्स, गिबन, ये सब साउथ ईस्ट एशिया के हैं। ये सब तरह के एनिमल्स यहाँ इंडिया में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इंडिया में दूसरे जो स्पेशल एनिमल्स हैं, जिनमें ब्लैक बियर, वन हॉर्न राइनो, वो कहते हैं ना एक सींग वाला वो गेंडा, वन हॉर्न राइनो, डियर, अलग अलग तरह के स्नेक, पिकॉक, फिर गोरड बर्ड आता है एक, फिर हॉक, किंगफिशर भी बर्ड है, फ्लैमिंगो बर्ड, ये सब तरह के एनिमल्स यहाँ दिखाई देते हैं।
हिमालय के जो बर्फ़ वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर स्नो लेपर्ड देखा जाता है। लेपर्ड, लेकिन स्नो लेपर्ड, बर्फ़ में रहने वाला। इसके अलावा रेड पांडा वो वहाँ पे हिमालय साइड पर देखने को मिलता है। ये सबसे कहते हैं ना भाई अलग तरह के एनिमल्स हैं जो पूरे इंडिया में नहीं, कोई प्लेसेस पर ही दिखाई देते हैं। इंडिया में आज ऐसे कहो कि भाई पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर्स और लायंस कहो तो वो इंडिया में देखने को मिलते हैं। पूरे एशिया में लायंस की अगर बात करो ना तो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा लायंस सिर्फ इंडिया में है। पता है, हमारे गुजरात की ही गिर सेंचुरी में पूरे एशिया में लायंस सिर्फ यहीं पर ही देखने को मिलते हैं। इनके अलावा यहाँ पर दूसरे बर्ड्स की बात करो तो अलग अलग तरह के बर्ड्स तो हैं ही, फिर हर एक सीज़न के हिसाब से माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पर आते हैं। पता है, माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब जो दूसरे देशों से आते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा अक्सर जब ठंडी की सीज़न आती है ना यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर दूसरे देशों में से बर्ड्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। नदी के किनारे आपके सूरत, अहमदाबाद, इन प्लेसेस पर जो है वो ठंडी के सीज़न में बाहर के देशों से बर्ड्स यहाँ पर आते हैं, 3-4 महीने रहते हैं, फिर यहाँ से फिर से चले जाते हैं। तो ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स कितने सारे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो है जो नेशनल पार्क्स हैं जिनमें अलग अलग तरह के एनिमल्स वहाँ पर संभाले जाते हैं नेशनल पार्क्स में, वैसे एनिमल्स यहाँ पूरी इंडिया में दिखाई देते हैं। इनके अलावा अगर आप सिर्फ पानी की बात करो तो पानी में भी जो अलग अलग तरह के टर्टल्स हैं, फिशेज़ हैं, यहाँ पर पाइथन, जो स्नेक्स आते हैं, अलग अलग स्नेक, पाइथन, किंग कोबरा, ये सब वो यहाँ के फॉरेस्ट और वाटर्स में दिखाई देते हैं। तो इसीलिए तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की डाइवर्सिटी है कि इतने सारे अलग अलग तरह के एनिमल्स वो यहाँ पर मिलते हैं हमें। सही बात ना। लेकिन अब इसमें भी हमारा एक पॉइंट है, ये सही बात है कि हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, सब अलग अलग तरह के एनिमल्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, लेकिन इन एनिमल्स के नंबर्स भी अब कम होते जा रहे हैं। ये डाइवर्सिटी भी आज कम होती जा रही है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसके ऊपर है कि वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटिंक्शन का मतलब कि अब ख़त्म होने पर हैं। आज कितने सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। ऑन द वर्ज मतलब कि किनारे पे हैं, ख़त्म होने के किनारे पे हैं। कि अब वो एनिमल्स, या तो कितने एनिमल्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं या कितने एनिमल्स अब ख़त्म होने वाले हैं, इतने कम हो चुके हैं। इंडिया की बात करो ना तो जैसे टाइगर्स, भले हमने पहले कहा कि पूरे वर्ल्ड में पूरे एशिया में लायन और टाइगर यहाँ देखने को मिलते हैं, लेकिन टाइगर्स की अगर बात करो तो लास्ट सेंचुरी में मतलब पिछले 100 सालों में टाइगर्स के नंबर बहुत कम हो चुके हैं। अब टाइगर्स सिर्फ हमारे गुजरात में ईडर, अंबाजी, दांता, सिर्फ ऐसे प्लेसेस पर ही दिखाई देते हैं। ठीक है, और कोई प्लेसेस पर अब टाइगर दिखाई नहीं देते। आपको सिर्फ ज़ू में दिखाई देंगे, या तो ज़ू में तो पकड़ कर लेकर आते हैं ना, लेकिन जहाँ जंगलों में खुले घूमते हुए टाइगर्स वो अब बहुत कम हो चुके हैं। ठीक है, गुजरात में से टाइगर्स की बहुत कमी होती जा रही है। इसके अलावा चीता आपको पता है ना कि भाई ये जो चीता एनिमल है ये भी बहुत कम होते जा रहे हैं, बिल्कुल भी अब देखने को नहीं मिलते। कितने सारे बर्ड्स हैं इंडिया के, कितने सारे बर्ड्स हैं, वो बर्ड्स अब बिल्कुल ख़त्म होने पे आए हैं। कितने तो जैसे मैंने बताया कि कितने तो यहाँ तो ख़त्म ही हो चुके हैं या कितने ख़त्म होने वाले हैं। जैसे कि एक स्पेशल बर्ड हमारे इंडिया में था, यहाँ पे जो फोटो दिया हुआ है कि डक विथ पिंक हेड या पिंक थ्रोट, पिंक कलर के सिर और गले वाला ये डक, अब ऐसा डक बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना, वो सिर्फ आपको फ़ोटोज़ में देखने को मिलेंगे, बाकी ऐसे डक अब बहुत कम हो चुके हैं। क्रेन्स होते हैं, आउल्स होते हैं, आउल्स मतलब जो उल्लू कहते हैं। ठीक है ना, ऐसे एनिमल सब कहाँ, ऐसे बर्ड सब कहाँ दिखाई देते हैं, बहुत कम है। ठीक है, चिलोत्रो बर्ड आता है अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अरुणाचल में। ये जो बर्ड यहाँ पे जो नीचे फ़ोटो दिया हुआ है कि ऐसा ये चिलोत्रो बर्ड वो वहाँ का मेन बर्ड माना जाता था अरुणाचल प्रदेश का। अब वो भी वहाँ पे बहुत कम दिखाई देता है, रेयरली दिखाई देता है, जबकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये बर्ड होते थे अरुणाचल प्रदेश में। अब बहुत कम हो चुके हैं वहाँ पे भी। कितने सारे एलिगेटर्स हैं, मतलब जो मगरमच्छ कहते हैं,
ठीक है ना। या फिर यहाँ पे जो ऊपर लास्ट में ऊपर जो फोटो दिया हुआ वो डॉल्फिन, यहाँ की गंगा रिवर डॉल्फिन ये कहते थे, गंगा रिवर डॉल्फिन। यहाँ की गंगा नदी में ये डॉल्फिन दिखाई देती थी। वो डॉल्फिन्स भी अब बहुत कम हो चुकी हैं। टर्टल्स की बात करो, जो कछुए कहते हैं कि वो कछुए, वो भी अब उनके नंबर्स भी कम होते जा रहे हैं। ठीक है ना। है अभी भी कि आपको उड़ीसा गुजरात के नदियों में, समुद्र में ऐसे कछुए मिलेंगे, टर्टल्स मिलेंगे, लेकिन अब नंबर्स कम होते जा रहे हैं। हमारे गुजरात की स्पेशल जो है वो एक ये बर्ड आता था जिसे कहते थे वाटरफॉल, वाटरफॉल या जड़ बिलाड़ी। ये आखिरी फोटो मैंने रखा है। वाटरफॉल या जड़ बिलाड़ी है ना, एकदम स्पेशल काइंड के नदी में रहने वाला ये बर्ड है। एक अलग ही जो है वो कलरफुल बर्ड, ये जड़ बिलाड़ी उसे कहते थे। लेकिन ये बर्ड अब ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म होता जा रहा है। जो गुजरात की हर नदियों में, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, ऑलमोस्ट हर नदियों में ऐसा ये बर्ड दिखाई देता था, लेकिन अब ये भी ख़त्म होते जा रहे हैं। आप लोगों ने भी शायद जो है वो ये इन बर्ड्स के या तो नाम भी नहीं सुने होंगे या कभी देखे भी नहीं होंगे आप लोगों ने। सही बात है ना, क्योंकि ये बर्ड्स रियली पहले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब सब कम होते जा रहे हैं। और आज सच में सिचुएशन इस हद तक बढ़ चुकी है, ये सब एनिमल्स, बर्ड्स इतने कम होते जा रहे हैं कि हमें अब इनके बारे में सीरियसली सोचना ज़रूरी है। क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम ह्यूमंस को सपोर्ट देती है कि अगर ये ख़त्म होते गए तो उसका नुकसान भी फ्यूचर में हमें ही भुगतना पड़ेगा। सही बात है ना ये। ठीक है। तो देखो, आज जैसे हमने ये पॉइंट देखा ना, वाइल्ड लाइफ के बारे में समझा, अब ये सब क्यों ख़त्म होते जा रहे हैं, इन्हें बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सरकार क्या करती है इन एनिमल्स को बचाने के लिए, ये चैप्टर के आगे के पॉइंट्स अब हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।